हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पॉलिटी में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। कहने को छोटा है लेकिन सारी दुनियादारी इसी से चल रही है, ठीक है जी हाँ। हम बात करें फंड्स की, तो हमारी सरकारों के पास खर्चे कहाँ से आते हैं, मनी कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। तो वो पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और ये बात हमारे संविधान में लिखी गई है कि भारत सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। 3 तरह के फंड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो कहाँ से हैं वो फंड, उनका नाम क्या है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल है 266, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी आर्टिकल 266 में आता है। और कंटिजेंसी, जब कोई आपदा वगैरह आ जाती है तो उसके लिए जो फंड होगा वो आएगा आर्टिकल 267 से। भाई सारी दुनियादारी पैसे से चल रही है, तो हम भी क्यों ना छोटी सी बात कर लें इस पे, पैसे के ऊपर थोड़ा सा फील ही ले लें। पैसे ना से फील तो ले ही सकते हैं पैसों की। चलो बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के। इट इज ए फंड टू विच ऑल रिसिप्ट आर क्रेडिट एंड ऑल द पेमेंट आर डेबिटेड। इन अदर वर्ड्स, all revenue received by the government of India and all loan raised by the government of India by the issue of treasury bill, loans, wage, mean of एडवांसेस। अब ये क्या कह रहा है, देखो डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपको थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। ये कह रहा है कि जितना भी रेवेन्यू सरकार ने लिया, मतलब किसी भी तरीके से रेवेन्यू सरकार के पास आया, वो जो खर्चे, मतलब कि जैसे लोन्स वगैरह। अब सरकार लोन क्यों लेती है, सरकार को क्या जरूरत पड़ी, सरकार के पास कहाँ से कमी रहेगी पैसे की। जैसे स्कीमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि फलाना है, आज से लड़कियों को 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, फ्री में बाइक मिलेंगी, लैपटॉप मिलेंगी, ये मिलेगा और वो मिलेगा, और किसानों को ये मिलेगा, पेंशन इतनी बढ़ा दो। तो ये जो फालतू के खर्चे जो इलेक्शन के दौरान किए जाते हैं, वादे जो किए जाते हैं आपको, लोक लुभावन वादे, उस टाइम जो स्कीम्स लेके आई जाती हैं, उन पे जो खर्चे किए जाते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए फिर लोन चाहिए, ठीक है। भी जैसे भी लोन मांगा सरकार ने, चाहे वो ट्रेजरी बिल करके मांगा हो या फिर अपने तरीके से कोई वो लोन लिया हो, जैसे वर्ल्ड बैंक से लेते हैं आप, मॉनेटरी फंड से लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल IMF से लेते हैं। और जो भी मनी रिसीव किया गवर्नमेंट ने, रीपेमेंट ऑफ द लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया। अब उसकी रीपेमेंट भी करनी है, हमने लोन लिया तो ब्याज तो देना ही है, उस ब्याज के लिए फिर से हम लोन ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहाँ पे आती हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ऑल द लीगल ऑथराइज पेमेंट, जो भी लीगल ऑथराइज पेमेंट है, ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। मतलब कि लोन भी और रेवेन्यूज भी कहाँ से निकल के आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। No money out of this fund can be appreciated, issued or drawn except in accordance with the parliamentary law। जो पार्लियामेंट में लॉ है, इसको लेके भी कैसे आपने विड्रॉ करना है, कितना मिलेगा, कितना खर्च करना है, तो इसके बिना नहीं किया जाएगा। अप्रोप्रिएटेड का मतलब कि भी आपको खर्चा नहीं करना है, और खर्चा करना है तो सिर्फ इस लॉ के अकॉर्डिंग आपने खर्चा करना है। हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की। अब पब्लिक अकाउंट क्या है, ऑल अदर पब्लिक मनी, जो हमने ऊपर बताया कंसोलिडेटेड मनी को छोड़ के, received by or on the behalf of the government of India shall be credited to the public amount of account of India। तो मतलब कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू या टैक्स या लोन लेके जो पैसा इकट्ठा किया, उसके अलावा जो पैसा आएगा सरकार के पास, भारत सरकार के पास, वो रिसीव किया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। दिस इंक्लूड प्रोविडेंट फंड, जैसे अपना जो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड होता है, जुडिशियल का कोई डिपॉजिट होता है, या सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, डिपार्टमेंट के कोई डिपॉजिट होते हैं, रेमिटेंस, मतलब कि रेमिटेंस आप समझ रहे हो, बाहर जो गए हुए हैं, फॉरेन में जो गए ना, फॉरेन का क्रेज होता है ना लोगों को, वहां से डॉलर भेजते हैं, तो वो हमारा कहाँ पे आता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। समझ आई बात। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, और पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ की जरूरत नहीं है। सच पेमेंट्स आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग के थ्रू ये ट्रांजेक्शन होती है। अब हम बात कर लें कंटीजेंसी फंड की। जब कोई आपदा आती है, कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, जैसे पीछे पेंडेमिक की सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन आई पीछे, भाई कोई महामारी फैल गई, कोई सूखा पड़ गया, कोई अकाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड आ गया। तो अभी आपने देखे बहुत सारे फ्लैश फ्लड आए थे, बारिश में क्या हाल हुआ था, अलग अलग जगह कितनी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश ए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनटू विच अकाउंट डिटरमाइंड बाय द लॉ आर पेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, भी टाइम टू टाइम पे किया जाता है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट एनेक्टेड द कंटीजेंसी फंड ऑफ एक्ट, मतलब 1950 में ये फंड
के लिए एक्ट बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी फंड है तो पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से चलेगा, पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से चलेगा तो कानून होना भी चाहिए। दिस फंड इज प्लेस्ड एट द disposal of the president and he can make the advance without of it to meet unforeseen expenditures। मैंने आपको बताया ना कि भी कोई भी आपदा आ जाती है तो उसको निपटने के लिए अलग अलग राज्यों को पैसे दिए जाते हैं ना। आपने न्यूज के अंदर सुना होगा कि सेंट्रल सरकार ने फलाना एरिया में बाढ़ आ गई तो इतना पैसा दिया है, धकड़े एरिया में फलाना ये सूखा पड़ गया तो इतना दिया है। तो इससे जो खर्चा है वो किसके परमिशन से होता है? ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। द फंड हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी है वो इसको इश्यू करेगा, किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो ये 3 तरह के फंड है, आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड, ठीक है, आर्टिकल 266 में, कंटीजेंसी फंड 267 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।